तो किसी भी महान साम्राज्य की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? भारत के लिए इसका जवाब हमें मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। एक ऐसा दौर जब कई आपस में लड़ते हुए राज्यों ने वो नींव रखी जिस पर बाद में भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़े हुए। आज हम इन्हीं पहले राज्यों यानी महाजनपदों की दुनिया में चलेंगे। अब ये सवाल बहुत बड़ा है ना? और इसका जवाब देखिए किसी एक राजा या एक लड़ाई में नहीं मिलता। ये तो कई छोटी छोटी शक्तियों के टकराव और विकास में छिपा है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नक्शा है ना, ये हमें ले चलता है 600 ईसा पूर्व के भारत में। जैसा कि साफ दिख रहा है, ये कोई एक देश या एक साम्राज्य नहीं है, बल्कि ये 16 शक्तिशाली राज्यों का एक समूह है। इन्हें ही महाजनपद के नाम से जाना जाता था, और ये सभी अपनी धाक जमाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। सोचकर देखिए, ये एक जबरदस्त बदलाव का दौर था। सदियों से जो लोग घूम फिरकर जीवन जीते थे, मतलब घुमंतू जीवन शैली, वो अब खत्म हो रही थी। अब लोगों की पहचान उनके कबीले से नहीं, बल्कि उस जमीन से जुड़ रही थी जिसे वे अपना कहते थे। ये असल में राष्ट्र राज्यों के जन्म का पहला कदम था। तो ये महाजनपद आखिर थे क्या? संस्कृत में इसका मतलब सीधा सा है महान राज्य। पर ये सिर्फ कोई बड़े बड़े गांव नहीं थे। ये पहले के छोटे जनपदों से ही विकसित हुए थे, और अब इनके पास अपनी स्थायी सेनाएं थीं, एक संगठित सरकार थी और किलेबंद राजधानियां थीं। मतलब ये असली पावर सेंटर्स थे। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? इस स्लाइड में इसकी पूरी कहानी छिपी है, और इस कहानी की शुरुआत होती है एक धातु से, लोहा। लोहे के औजारों ने गंगा के मैदानों को साफ करना और खेतों की जुताई करना एकदम आसान बना दिया। इससे खेती में इतनी पैदावार हुई कि सबके पेट भरने के बाद भी बहुत सारा अनाज बचने लगा। यही बचा हुआ अनाज, जिसे हम सरप्लस कहते हैं, व्यापार और शहरों की नींव बना, और इन्हीं शहरों के आसपास ये शक्तिशाली राज्य पनपे। और हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसे भारत का दूसरा शहरीकरण कहते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के करीब करीब 1000 साल बाद भारत में शहर फिर से बस रहे थे। हम नए शहरों, नए विचारों और शासन के नए तरीकों के उदय की बात कर रहे हैं। ये एक नए युग की सुबह थी। तो चलिए एक बार फिर से नक्शे पर चलते हैं और इन 16 राज्यों का एक छोटा सा दौरा करते हैं, ये देखने के लिए कि वो कहाँ थे और उनमें क्या खास बात थी। ये टेबल देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि हम कितने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं। पूरब में बिहार का अंग था जो अपने व्यापार के लिए मशहूर था। तो पश्चिम में था काशी, मतलब आज का वाराणसी, जो अपने शानदार सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था। और महाभारत की कहानियों का केंद्र कुरु, दिल्ली के पास था। ये पूरा सिस्टम अफगानिस्तान की सीमा से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। अब इन 16 में से 4 थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, मतलब असली पावर प्लेयर्स। ये राजतंत्र थे और सत्ता के लिए लगातार आपस में लड़ते रहते थे। कौशल, अवंती और गांधार, जो अपनी मशहूर तक्षशिला यूनिवर्सिटी के साथ ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर था। ये सब बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन असली उभरती हुई शक्ति थी मगध, जो बहुत जल्द इन सबको अपनी छाया में लेने वाला था। और इस नक्शे में एक और दिलचस्प बात है। जरा दक्षिण में अश्मक को देखिए, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा था। ये अकेला ऐसा महाजनपद था जो विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में था। ये इन उत्तरी शक्तियों से सैकड़ों मील दूर था, लेकिन फिर भी उसी राजनीतिक और सांस्कृतिक दुनिया का हिस्सा था। ये प्राचीन भारत के आपसी जुड़ाव को दिखाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, इन सारे महाजनपदों में शासन करने का तरीका एक जैसा नहीं था। असल में सत्ता के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल थे जो एक दूसरे के एकदम उलट थे। एक तरफ तो थे राजतंत्र, मतलब मोनार्की, जहां एक ही राजा का शासन होता था और सत्ता पिता से बेटे को मिलती थी। यहां ब्राह्मणों का भी काफी असर था। लेकिन दूसरी तरफ थे गणसंघ, जिन्हें हम एक तरह का रिपब्लिक कह सकते हैं। यहां सत्ता किसी एक इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि ऊंचे कुल के क्षत्रिय परिवारों की एक कमेटी के हाथ में होती थी। इनमें वज्जी और मल्ल सबसे मशहूर थे। वज्जी तो 8 कुलों का एक मजबूत संगठन था, और ये गणराज्य सिर्फ अलग नहीं थे, ये एक तरह से राजतंत्रों की बढ़ती तानाशाही और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ एक रिएक्शन थे। ये एक अलग रास्ता पेश कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। जब हम गणराज्य या रिपब्लिक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की तस्वीर आती है। पर क्या ये वाकई में वैसे थे?
तो इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज के लोकतंत्र जैसे नहीं थे, बल्कि ये ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र थे। सोचिए, देश पर किसी एक राजा का नहीं, बल्कि 100 सबसे अमीर परिवारों का राज है। बस कुछ वैसा ही। शासन करने का हक सिर्फ इन्हीं चुने हुए शक्तिशाली क्षत्रिय परिवारों के पास था। आम जनता और खास तौर पर महिलाओं को फैसले लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे जरूरी और आखिरी मोड़ पर। इन सभी राज्यों की लड़ाई में एक ऐसा राज्य था जो सब पर भारी पड़ा और उसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 5। बस एक नंबर, लेकिन यह साधारण सा नंबर ही मगध के अपराजय बनने के पीछे छिपे सबसे बड़े राज की चाबी है। ये 5 उन पहाड़ियों की संख्या है जिनसे मगध की पहली राजधानी राजगृह घिरी हुई थी। मतलब एक कुदरती किला। किसी भी सेना के लिए इस पर हमला करना एक बुरे सपने जैसा था। ये सिर्फ भूगोल नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज था। लेकिन मगध की कामयाबी का राज सिर्फ ये पहाड़ियां नहीं थीं। उसकी जो बाद की राजधानी बनी, पाटलिपुत्र, वो तो नदियों से घिरी थी, एक तरह का जलदुर्ग। फिर उसके पास झारखंड की लोहे की खदानें थीं, जिनसे बेहतरीन हथियार बनते थे। घने जंगल थे, जहां से सेना के लिए लड़ाकू हाथी मिलते थे। उसने गंगा के व्यापार मार्गों पर कब्जा कर लिया, और सबसे बढ़कर उसके पास बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद चालाक और ताकतवर राजा थे। मगध के पास कामयाबी का हर सामान मौजूद था। और इन्हीं सारी वजहों से मगध ने एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को या तो जंग में हरा दिया या फिर चतुर शादियों और संधियों से अपने में मिला लिया। और बस इसी के साथ 16 राज्यों का दौर खत्म हुआ और भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के लिए स्टेज तैयार हो गया। लेकिन महाजनपदों का ये दौर सिर्फ लड़ाई और जीत का नहीं था। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक महान बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल का भी समय था। इसी राजनीतिक माहौल के बीच बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए विचारों का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? 16 आपस में लड़ते राज्यों से एक विशाल साम्राज्य तक का ये सफर, ये हमें ताकत के स्वभाव के बारे में क्या बताता है? ये हमें दिखाता है कि कैसे भूगोल, संसाधन और सही लीडरशिप मिलकर इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। कहानी भले ही पुरानी हो, पर इसके सबक आज भी उतने ही काम के हैं।